हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हॉट टॉपिक्स और ये थर्मल स्टैटिस्टिकल के लिए वीडियो है मेरा और ख़ास तौर से जो स्टूडेंट्स गेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए है ये वीडियो। और गेट को ही आधार बना के इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगा, कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें कवर हो जाए। तो ये क्वेश्चंस जो रेगुलर इंटरवल में पूछा जाता है उससे लेक्चर की शुरुआत कर रहा हूँ। क्वेश्चंस में क्या है कि क्वेश्चंस जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है वेलोसिटियों पे, और तीनों वेलोसिटियों का फॉर्मूला ऑलवेज याद रखें। VRMS और VRMS की वैल्यू होती है √3kT/n। V एवरेज जो होता है हमारा वो होता है √8kT/n। और साथ साथ तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है हमारा V मोस्ट प्रोबेबल, उसकी वैल्यू जो होती है वो हमारी रहती है √2kT/n। आप देखेंगे इसमें क्वेश्चंस किस तरीका से आ चुका है। इसमें क्या एक बार क्वेश्चन दे रखा था कि V एवरेज जो है वो दे रखी थी वैल्यू, और VRMS और V मोस्ट प्रोबेबल पूछा था। तो अगर आपके पास फॉर्मूला आपको पता है तो यहाँ से आप क्या करें कि kT/m की वैल्यू निकालने, अगर V एवरेज पता है 2π/8 को इधर ले आए, √kT/m की वैल्यू यहाँ और यहाँ रख दें, उसके बाद आपको आंसर सीधा मिल जाएगा। या आपके पास एक दूसरा विकल्प है जो आप उसे अडॉप्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे इनका एवरेज ले लें, मतलब रेशो डिवाइड में ले लें। डिवाइड में वैल्यू कैसे लेंगे कि VRMS और जो वैल्यू होगी V एवरेज और उसके बाद VMP, इनकी रेशो देख लें किस रेशो में है ये। तो ये रेशो में होंगे, इधर तो रहेगा हमारा √3 और इधर वैल्यू रहेगी √8/π और इधर जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी √2। तो अगर हमारे पास में कोई सी वेलोसिटी दे रखी है, दूसरी निकालनी है, तो क्योंकि हमें यहाँ पे ये वैल्यू पता है तो सीधा इस एक्सपेक्टेशन को यूज करें और सीधा का सीधा आंसर बात करते हैं। काफी क्वेश्चंस इस पर देखे गए हैं। कई बार तो इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि टेम्परेचर राइज होगा तो RMS वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से कैसे बढ़ेगी। तो सारे जो वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं, चाहे वो कोई सा भी क्यों ना हो, वो √t का फंक्शन होते हैं और वेलोसिटी जो है वो 1/√m का फंक्शन होती है। तो ये तो सदा याद ही रखें क्योंकि इन पर भी क्वेश्चन देखे गए हैं, इस पैटर्न पर भी देखे गए हैं। एक पूछा जाता है इसमें EMP मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, उसमें याद रखें बच्चे गलती करते हैं इसलिए उसे मैं खास तौर से करा रहा हूं, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसमें बच्चे सोचेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी के लिए हम क्या करें, हाफ m और V जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर करते हैं और आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो उससे बचें। इसका आंसर रहता है ½ kT। इसको खास तौर से याद करके जाएं, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये आंसर बाहर करके आना है। तो तीनों चारों जो फॉर्मूले हैं वो इसमें इंपॉर्टेंट है। और NV/dV का भी फॉर्मूला याद रखने, जो मॉलिक्यूल है V से V + dV के बीच में जो वेलोसिटी रखने वाले होते हैं उनका फॉर्मूला होता है हमारा 4πn और वैल्यू होती है इसकी m/2πkT⁵2 और v² e⁻mv²/2kT/dV। इस पे सीधा फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस भी कई बार मिल जाते हैं। dV से dV कैंसिल आउट कर सकते हैं इसमें। ये n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, m मास ऑफ मॉलिक्यूल है, T टेम्परेचर है। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार इस पे अप्लाइड क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो इन तीनों चारों पांचों चीजों को कर लें, ऐसे क्वेश्चंस देखा गया। मैंने बेसिकली पेपर सामने रखा हुआ है, मैं देख रहा हूँ जहां जहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछा जा रहा है उन टॉपिकों को कोशिश करूंगा इस वीडियो में रिवाइज कराने की, और साथ साथ एक लाइन ऑफ एक्शन बताता रहूंगा कहां से क्वेश्चंस फर्दर पूछा जा सकता है। तो ये क्या है कि फॉर्मूला का रिवीजन हमारी की है और उनके छोटे छोटे एप्लीकेशंस की होते हैं। जैसे क्वेश्चंस में देख रहा हूं, पहले भी मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था, इस फॉर्म पे क्वेश्चंस आता है वेपर प्रेशर का, जैसे क्वेश्चन है इस फॉर्म पे तो बहुत ही बार क्वेश्चन मैंने देखा, कई बार आ चुका है गेट में। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में मैं डिस्कशन दे रहा हूँ। log p देता है, log p की वैल्यू जैसे हमें दे रखी है 23 - 3863/t, ये वैल्यू दे रखी है। ये दे रखी है हमारी वेपर प्रेशर फॉर सॉलिड, और ये लिक्विड फेज के लिए दे रखी है log p = वैल्यू दी हुई है 19 - 3063/t। इसमें पूछता है कि आप ट्रिपल पॉइंट कैलकुलेट करें, दोनों को बराबर कर दें और यहाँ से सीधा आंसर बात कर दें। तो हमारे पास में जैसे ही इक्वल करेंगे ट्रिपल पॉइंट के लिए, तो ये वैल्यू ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। यहाँ से t सॉल्व कर दें, आंसर हमें मिल जाएगा। और अगर प्रेशर पूछने लगे तो यहाँ पे फिर उस p की वैल्यू रखते हैं कोई से भी फॉर्मूले में और फिर उसका एंटीलॉग ले लें। तो ये भी क्वेश्चन देखा जा रहा है, लगातार पूछा जाता है। उसके अलावा f की वैल्यू देता है, मैं थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ।
कोशिश करूंगा छोटे छोटे ट्रिक बताने की, क्योंकि कैलकुलेशंस पोर्शन पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको ही करनी है, क्योंकि यह वैल्यू बदल सकता है। मैं केवल कोशिश ये करूंगा कि आपको ट्रिक बता दूं कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाना है। तो अगर ट्रिपल पॉइंट आता है 2 जगह लॉग पी दे, दोनों को इक्वल कर देना, वहां से की निकाल देना। अगर प्रेशर पूछे तो उसका फिर एंटी लॉग ले लेना। तो ये इस तरीका से दे सकता है, और एंटी लॉग की वैल्यू भी दे सकता है क्वेश्चंस के अंदर, नीचे मार्क करके दे सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस की उम्मीद रहती है। ये क्वेश्चंस में देख रहा हूं एफ देता है, और एफ के बाद में क्या करता है, एफ की वैल्यू जैसे दे रखी है एफ इक्वल टू माइनस a/2 और v, और वैल्यू दे रखी है यहाँ t की पावर 4 शायद है इस तरीका से, और पूछा है कि इसके अंदर आप s कैलकुलेट करें और प्रेशर कैलकुलेट करें। तो इसमें याद रखिए कि f का जो फॉर्मूला होता है, f जो रहता है वो हमारा u माइनस ts होता है। f को हेल्महोल्ट्ज फंक्शन कहते हैं। फिर इस फॉर्मूले को बना के रखें, df की वैल्यू यहाँ से du माइनस tds माइनस sdt होगी, और du की जगह पे रख दें tds माइनस pdv, ऐसे रख लें हैं फर्स्ट और सेकंड लॉ को यूज करके, माइनस tds माइनस sdt। इस फॉर्मूले को निकालना भी सीख के रखें, और अगर सीधा ही याद रह जाए तो सबसे अच्छा है। तो यहाँ से प्रेशर जो होगा वो होगा पार्शियल डेरिवेटिव माइनस डेल एफ अपॉन डेल वी, और कांस्टेंट यहाँ रहेगा t, और अगर हमें s चाहिए तो s निकलेगा यहाँ से माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी और कांस्टेंट v। इसका क्वेश्चंस मैंने बहुत बार देखा है, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चंस इस फॉर्मूले पे बेस आता है, तो इसे मैंने फिर से रिवाइज करा दिया। और f के भी फॉर्मूले याद कर लें, f जो होता है माइनस k की लॉग z होता है, जब यहाँ पार्टीशन फंक्शन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी होगा, और अगर याद नहीं है तो इसे रिवाइज करके जाएं। तो प्रेशर निकालने हैं से माइनस k एफ अपॉन डेल वी करें, तो ये वैल्यू हमारी प्रेशर की तो सीधी आ जाएगी यहाँ से a/2 और t की पावर 4। तो कभी डेल वी अपॉन डेल वी करेंगे तो एक माइनस यहाँ से आ जाएगा। तो प्रेशर तो हमारा आ जाएगा यहाँ से a/2 और v t की पावर 4 आ जाएगा इस कंडीशंस में। और अगर हमसे पूछता है s की वैल्यू पूछता है कि s कैलकुलेट करें, तो s के लिए माइनस k एफ अपॉन डेल टी कर दें। तो s की जो वैल्यू होगी यहाँ से, जैसे हम माइनस माइनस करेंगे तो ये हमारा a/2 हो जाएगा यहाँ से, और 4 vt2 हो जाएगा, इस तरीका से होगा। यहाँ पे हो सकता है कि प्रिंटिंग में गलती हो, a/3 हो सकता है, तो यहाँ पे a/3 कर देना, और इधर भी यहाँ पे a/3 ले लेना। मुझे लग रहा है पेपर में जो मेरे पास पेपर है इसके प्रिंटिंग में कुछ गलती है, इस वजह से इसका आंसर मैं थोड़ा गड़बड़ा रहा था। तो इसे a/3 vt4 लेने के बाद इसे याद आया। तो ये आंसर इस तरीका से सॉल्व करें, या कुछ भी वैल्यू दे सकता है, डज नॉट मैटर। पैटर्न को देखें और ध्यान रखें, कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये f जो होता है, ये यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये v का फंक्शन है, और f जो फंक्शन है वो t की पावर 4 का है। तो ये भी ध्यान रखें कि जो यहाँ गिवन केस है उसमें फोटोन गैस के लिए इसी फॉर्म में निर्भर भी करता है। तो जैसे फोटोन गैस का दे रखा है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि फोटोन गैस के लिए f जो होगा हेल्महोल्ट्ज फंक्शन वॉल्यूम पे कैसे निर्भर करेगा, तो आंसर मार्क करें प्रोपोर्शनल होगा। और अगर कहता है टेम्परेचर पे कैसे निर्भर करेगा, तो t की पावर 4 पे करें। प्रेशर पूछता है तो t की पावर 4 पर डिपेंडेंसी बताएं, और s पूछता है तो t3 पर करें। और s को ये भी याद रखें कि s वॉल्यूम के भी प्रोपोर्शनल होगा और s t2 के भी प्रोपोर्शनल होगा। ये याद रखें। नंबर ऑफ फोटोन्स जो होते हैं कैविटी के अंदर वो v के प्रोपोर्शनल होते हैं, इसको भी याद रखें। और n प्रोपोर्शनल टू t3 भी होता है, ये भी याद रखें। तो ये नंबर ऑफ फोटोन्स इन द कैविटी जो होते हैं उनके दोनों एक्सप्रेशन याद रखें। कई बार क्वेश्चंस में जैसे कहेगा वॉल्यूम को ट्वाइस कर दिया जाए तो नंबर ऑफ फोटोन्स कैविटी में क्या होंगे, तो ट्वाइस हो जाएंगे। टेम्परेचर को ट्वाइस कर दिया जाए तो 8 टाइम्स हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन देखे जाते हैं, इसको बहुत अच्छे से तैयार करके रखें। और एक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है, इसमें भी याद रखें कि अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, तो v अगर हमारा कांस्टेंट होगा और t कांस्टेंट होगा, तो v कांस्टेंट जब होगा जब हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस होगी, और टेम्परेचर जब होगा जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। अगर ऐसा केस है तो df की वैल्यू 0 हो जाएगी, और f जो है वो हमारा मिनिमम वैल्यू रखेगा। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। साथ साथ इसमें मिनिमम का जो कंसेप्ट है उसे g पे भी अप्लाई करके देखें, u पे भी अप्लाई करें और s पे भी करें। इसे होमवर्क में कर लें, क्योंकि बहुत सब लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं इन सबको रिवाइज कराऊंगा। तो इसमें याद रखें गिब्स एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गिब्स एनर्जी में एक चीज याद रखें कि जो dg इसका होता है वो 0 होता है, कौन सी प्रोसेस में होता है, वो हमारा रहता है आइसोबारिक और आइसोथर्मल में। बहुत बार क्वेश्चन इस पर देखा जाता है कि आइसोबारिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर g कांस्टेंट कहाँ होता है। तो ये हमारी जो प्रोसेस होती है वो आइसोबारिक और आइसोथर्मल में गिब्स एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है।
साथ साथ ये भी याद रखें कि जी जो होता है गिब्स एनर्जी वो H माइनस पी एस होता है, H जो होता है वो हमारा U प्लस पी वी होता है, और उसके साथ साथ जो हमारा du है उसको भी याद रखें कि du की वैल्यू TdS माइनस PdV होती है। तो जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, तो du 0 हो जाएगा और u कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीका के क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं रेगुलर इंटरवल पे। तो U F T H इनको सबको याद करें, और प्रेशर और एंट्रोपी F के बाद में कैलकुलेट करना, इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखना, ये सब काम करके जाए। उसके अलावा एनर्जी का एक फॉर्मूला कभी ना भूले, एनर्जी होती है हमारी kT स्क्वायर डेल ओवर डेल टी लॉग जेड, ये भी इस फॉर्मूले का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो हमारे ऐसे फॉर्मूले, CV पूछता है तो CV को डेली अपॉन डेल टी कर दें, ये भी याद रखें। तो ये ऐसे फॉर्मूले थे जो मैंने रिवाइज भी करा रहा था, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी बता रहा था। आपको करना भी यही है तैयारी में, क्या करना है कि एक ही क्वेश्चन को उठाएं, उसे सॉल्व कर ले और उसके आसपास की सब चीजों को पढ़ डालें। जनरल स्टूडेंट के दिमाग में चलता रहता है सर लास्ट मिनट पर हम क्या तैयारी करें, क्या चीजें हम देखें, कैसे देखें। तो इसी तरीका से देखें कि जो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें पेपरों को आधार बना लें, उन्हीं के आसपास की चीजों को रिवाइज कर लें, फॉर्मूले को रिवाइज कर लें, जो आपने पहले पढ़ लिया है उसी को पढ़ें, कुछ नया ना पढ़ें, और कुछ बहुत बड़ा ड्रास्टिकली चेंज नहीं आना है अब आपकी तैयारी में, ये भी याद रखें। केवल क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा सा बेटरमेंट इस चीज से कर सकते हैं पेपर के लिए, कि आप लास्ट मिनट पे जो चीजें आपने पढ़ ली उन्हें तेजी के साथ रिवाइज कर लें। फॉर्मूला रिवीजन की है सक्सेस की, फॉर्मूला रिवाइज करते रहें और पेपरों को लगा जरूर जाए। ऐसा करें कि एक एक पेपर जो है रोज का उठा लें, जैसा आज थर्मल स्टैटिस्टिकल में करा रहा हूं तो मेरे साथ साथ ही कोशिश करें आज इसे रिवाइज करने की। तो ज्यादातर चीजें मैं रिवाइज करा दूंगा, फिर आप जाके देखेंगे, पढ़ लेंगे एक बार, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसके अलावा याद रखिए, जैसे क्वेश्चन में देख रहा हूँ पार्ट्स एंड फंक्शन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे मैं दो तीन क्वेश्चन बताता हूँ जो आए हुए हैं, और बाकी का थोड़ा लाइन ऑफ एक्शन बताऊंगा। पार्ट्स एंड फंक्शन जो मेन सिस्टम्स हैं उनके सदा याद करके जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जेड की वैल्यू जो होती है kT अपॉन एच कट ओमेगा होती है, ये हमारा होता है क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इस पे जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए f की वैल्यू निकालें, तो अगर आपको z याद है तो f की वैल्यू को माइनस kT log z लिख दें, आपका आंसर सीधा बात हो जाएगा। z आपको ज्ञात होना चाहिए, निकालना ना सीखे, केवल याद ही रख लें इस समय पे। तो f बराबर माइनस kT log z और z की वैल्यू यहाँ पुट करें, आंसर आपका आ जाएगा। उसके अलावा अगर ये इसी को एक ही को आधार बना के मैं बताता हूँ, ये तो था हमारा 1D में, अगर ये 2D में कहता है पार्ट्स एंड फंक्शन 2D, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दे। और अगर ये 3D में कहता है, 2D में भी दो तरीका के केस हमारे होंगे। 2D में ऐसा होगा कि हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर आइसोट्रोपिक है तो ये आंसर लगा दे, अगर एनाइसोट्रोपिक कहता है कि 2D केस है लेकिन एनाइसोट्रोपिक है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो आंसर मार्क करें kT अपॉन h क्रॉस ओमेगा x इंटू kT अपॉन h क्रॉस ओमेगा y। ऐसे ऐसे छोटे छोटे कंसेप्टों को जरूर सीख के जाए। ये 2D में है, ये जब है जब हमारी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ये तब है जब फ्रीक्वेंसी सेम है। जब फ्रीक्वेंसी सेम रहती है एक्स वाई डायरेक्शन में तो उसे हम आइसोट्रोपिक कहते हैं, 2 डायमेंशन, और अगर फ्रीक्वेंसी हमारी डिफर होती है तो उसे एनाइसोट्रोपिक कहते हैं। तो इसको भी ध्यान रखें। अगर यही क्वेश्चन हमारा 3D में आता है तो ये डायमेंशन इस पर और बढ़ा दें, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी kT अपॉन h क्रॉस और ओमेगा z। ये 3 डायमेंशन एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा, क्लासिकल केस एनाइसोट्रोपिक। और अगर यही कह देता है कि फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम कब होगी बच्चों, ये जब होगी जब हमारा आइसोट्रोपिक होगा, तो फिर हमारा आंसर यहां से सिंपली जो बन जाएगा ये तो हो गया हमारा एनाइसोट्रोपिक में 3D में, और आइसोट्रोपिक में जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा kT अपॉन h क्रॉस ओमेगा और इसकी पूरी की पावर क्यूब। तो याद रखें, ये हमारे बहुत सारे मैंने रिवीजन दे दिए। तो यहाँ से क्वेश्चन देखा गया है, जैसे तैयारी करते समय क्या करें, 1D आ चुका है तो 2D का कर लें, 2D के अलावा 2D में भी आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक का कर लें, और फिर 3D में भी कर लें, दोनों तरीका के, तो आपको फायदा मिलेगा। पार्ट्स एंड फंक्शन में कुछ और भी चीजें मैं बता रहा हूँ। जेड जो होता है वो अगर क्वांटम मैकेनिकल में पूछता है तो क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो पार्ट्स एंड फंक्शन होता है वो हमारा रहता है 2 साइन हाइपरबोलिक और बीटा h क्रॉस ओमेगा बाई 2, और इसको पावर -1 करते हैं। और इसकी फॉर्मूला ये भी होती है जो पेपर में आई थी और ये लगातार पूछी जाती है, e की पावर बीटा h क्रॉस ओमेगा बाई 2
अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा। ये दोनों फॉर्म है। इस फॉर्म से हम इसे बनाना सीख सकते हैं। इस टर्म को नीचे लाएं और जैसे हम इस टर्म को नीचे लाएंगे तो ये टर्म हमारे अपने आप बन जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। बीटा है 1/kt है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है। तो दोनों पार्शियल फंक्शन दोनों फॉर्मों में याद रखें। उसके अलावा याद रखें कि जो एवरेज एनर्जी हमारी होती है, एवरेज एनर्जी का जो एक्सप्रेशन यहाँ होता है उसे हम ऐसे निकालते हैं कि एक्सपेक्टेशन ई जो होता है वो हमारा रहता है हाफ एच क्रॉस ओमेगा प्लस एच क्रॉस ओमेगा अपॉन ई की पावर एच क्रॉस ओमेगा बाई kt माइनस 1। ये आता है एक्सपेक्टेशन ई की वैल्यू यहाँ पे। और अगर हम एच क्रॉस ओमेगा से इस स्टेप को ना लें, केवल स्टेप से लेकर चलें, ये तो 0 पॉइंट एनर्जी कहलाती है। जब t की वैल्यू 0 हो जाती है ये वैल्यू तब आती है हमारी। और अगर हम इस टर्म को ना लें 0 पॉइंट एनर्जी को, तो ये होगी एनर्जी। और इस एच क्रॉस ओमेगा को अगर इधर ले आए डिवाइड करके, तो उसको हम बोल रहे होते हैं बच्चों एवरेज नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा एनी। तो एनी का जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ से होता है, एक्सपेक्टेशन एनी से लेते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन ई की पावर एच क्रॉस ओमेगा बाई kt माइनस 1। ये भी आ चुका है क्वेश्चन और ये भी आ चुका है। तो इन दोनों को कर ले और इस पर एक एक दो न्यूमेरिकल पोर्शंस भी सोच ले। साथ साथ ये भी याद रखें कि 3-4 क्वेश्चंस जो इसके आसपास और पूछे जाने की संभावना रहती है। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस का जो हमारा पार्टिशन फंक्शन है उसे भी कर लें, आइडियल गैस का पार्टिशन फंक्शन है उसे भी कर लें। तो यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाता है कई बार। आइडियल गैस में याद रखें कि जो आइडियल गैस है अगर उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं मॉलिक्यूल को, तो पार्टिशन फंक्शन रहता है v की पावर n h की पावर 3n और वैल्यू रहती है इसकी 2 पाई mkt की पावर 3n/2। ये था हमारा आइडियल गैस के लिए। और अगर ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अगर इनडिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेंगे तो ये याद रखें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का था उसी को रखना है और अपॉन फैक्टोरियल ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इनडिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब मॉलिक्यूलों को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया जा रहा है। तो ये दोनों पार्टिशन फंक्शन हमारे इंपॉर्टेंट हैं। साथ साथ इसके अंदर ये भी याद रखें कि एवरेज एनर्जी जो यहाँ से निकलती है वो हमारी आती है 3/2 nkt। यहाँ से निकल जाएगी हमारी, क्योंकि फॉर्मूला इसका होता है kt² del/dt log z। तो ये फॉर्मूला रिवाइज करके जाए और इसकी वैल्यू को पुट करके देख लें। यहाँ से एवरेज एनर्जी हम निकाल सकते हैं, इतनी आएगी। प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा pv बराबर nkt। केमिकल पोटेंशियल भी निकालना सीख लें, म्यू की वैल्यू को f और n के टर्म्स में लिख दें और वहां पे केमिकल पोटेंशियल निकाल लें। तो यहाँ से 3-4-5 फॉर्मूले ये बहुत इंपॉर्टेंट थे पार्टिशन फंक्शन के। पैरा का कर लें, पैरा का इंपॉर्टेंट है और आ चुका है पेपर में, कई बार आता है। तो पैरा को भी रिवाइज करते हैं क्योंकि मैं समय की कंस्ट्रेंट है मेरे पास, तो इसलिए पार्टिशन फंक्शन में भी मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रिवाइज करा दूँ आपकी। तो इसमें क्या है कि जो मेरी बहुत मेजर चीजें हैं मैं चाहूंगा कि उन्हें सबको कवर कर दूं। एक क्वेश्चन तो देखो मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन का आया, जो मैं अभी बता रहा था, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं उन्हें मैं तेजी के साथ रिवाइज कराता हूँ। एक कंसेप्ट के भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है और इस पर पैटर्न पे क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है, फिर से भी रिपीट हो सकता है। जैसे वो कहता है अल्फा vx प्लस बीटा vy का स्क्वायर और कहता है कि इसकी मीन वैल्यू निकालिए। कई बार पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन। तो मीन वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, इसका स्क्वायर खोल दें। ये हमारा आ जाएगा अल्फा स्क्वायर vx स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और vy स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और vx vy। पहले स्क्वायर को खोलें। याद रखें कि जब हम इसकी औसत वैल्यू लेंगे तो vx स्क्वायर और vy स्क्वायर और चाहे vz स्क्वायर भी होता, इनकी सबकी जो वैल्यू होती है एवरेज वैल्यू ये सब हमारी होती है हाफ kt। जो वैल्यू रहती है इनकी ये रहती है kt/n। तो kt/n वैल्यू रहती है इनकी सबकी, क्योंकि ये कंसेप्ट लगता है इसमें एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी होती है वो हमारी रहती है हाफ kt। तो जब हम हाफ mvx स्क्वायर के साथ हाफ kt लेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से जो वैल्यू है vx स्क्वायर की kt/m आएगी उसे यहाँ रख दें, vy स्क्वायर की जगह पर भी kt/m रख दें। और जो जब हम इसकी वैल्यू लेंगे तो vx और vy की जो वैल्यू होंगी कभी पॉजिटिव होंगी कभी नेगेटिव होंगी और कई बार दोनों की पॉजिटिव होंगी कई बार दोनों की नेगेटिव होंगी। तो इसकी जो वैल्यू होगी एवरेज वैल्यू वो हमारी 0 हो जाएगी। तो इसमें जब हम एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो एक्सपेक्टेशन लगने के बाद ये तो 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 होगी और यहाँ से केवल ये टर्म आ जाएगी अल्फा स्क्वायर kt/n
और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी बीटा स्क्वायर KT अपॉन एन। इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आगे वैल्यू पढ़ा सकता है कुछ भी, अल्फा VX प्लस बीटा VY प्लस गामा VZ का स्क्वायर दे देगा, क्यूब में दे देगा। तो पैटर्न को समझ लें और पैटर्न को अप्लाई करना सीख लें। ये भी याद रखना कि अगर क्यूब का आएगा नहीं, हालांकि स्क्वायर में ही संभावना ज्यादा है, तो उसमें ये भी देख लेना कि प्लस माइनस का कंसेप्ट लग के कहीं क्यूब वाली जो टर्म है उसके बारे में सोचना कि वो वैल्यू हमारी पॉजिटिव बनेगी या नेगेटिव बनेगी या जीरो बनेगी। क्योंकि क्यूब में क्या होता है कि क्यूब की संभावना एक्सपेक्टेशंस की जीरो हो जाएगी। रीजन क्या होगा, VX स्क्वायर तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन एक VX हमारा कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। तो ये भी कंसेप्ट जो है दिमाग में बनाए रखना, क्योंकि थोड़ा सा पेपर जो एग्जामिनर सेटर है वो थोड़ा सा आगे जाता है क्वेश्चंस के अंदर। एक क्वेश्चंस में क्या देख रहा हूँ, बल्क मॉडुलस पे बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है, तो बल्क मॉडुलस को अच्छे से कर लें। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको, क्या बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, फिर उसका क्वेश्चन भी बताता हूँ क्या आ चुका है। तो बल्क मॉडुलस पूछा था, क्या दे रखा था हमारे क्वेश्चंस में, प्रेशर दे रखा था V की पावर -5/3 ये दिया हुआ है, और पूछा बल्क मॉडुलस निकालिए। तो बल्क मॉडुलस जो होता है D से उसे हम पुट करते हैं -V, और ये रहता है हमारा del P अपॉन del V, ये फॉर्मूला होता है बल्क मॉडुलस का। तो क्या करें, यहाँ से del P अपॉन del V निकाल लें सिंपली। तो del P अपॉन del V जो हमारा आ जाएगा वो केवल डिपेंडेंसी इसमें पूछी गई है, तो इसमें देखेंगे हम ये जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी V की पावर -5/3 में से -1 करेंगे तो ये -8/3 आ जाएगी, ये आएगी। और जब हम V के साथ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ del P अपॉन del V हमें करना है, तो ये वैल्यू हमारी फिर से वही आ जाएगी, क्योंकि यहाँ जो बल्क मॉडुलस आएगा -V लेंगे हम, और del P अपॉन del V के जब यहाँ पे लेकर आएंगे V की पावर -8/3 जो प्रोपोर्शनल रहेगा ये, तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल की है वो हमारी आ जाएगी यहाँ से V की पावर -5/3। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है और पेपर में आया था 2014 में ये क्वेश्चन था। मैं एक बार आंसर चेक कर देता हूँ इसका, कहीं कोई गलती ना हो कंसेप्ट लगाने में। तो ये क्वेश्चन था 2014 में जो मेरे पेपर में दे रखा है, वो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14। तो एक बार मैं इसे चेक कर देता हूँ, ठीक है, यही आंसर सही दे रखा है इसका। तो इस तरीका से क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं ज्यादातर क्वेश्चनों की कोशिश कर रहा हूँ कंसेप्टों को रिवाइज कराने की। साथ साथ ये भी याद रखना कि अगर इसी क्वेश्चन को कंप्रेसिबिलिटी में पूछ लेता है, तो कंप्रेसिबिलिटी में याद रखना कि कंप्रेसिबिलिटी जो होती है हमारी वो रहती है 1/बल्क मॉडुलस, 1/B होता है। तो बल्क मॉडुलस जैसे डिपेंड करेगा, और कंप्रेसिबिलिटी पूछता तो जस्ट रिवर्स कर देना। जैसे यहीं पे कंप्रेसिबिलिटी कहता है, इस केस में बताएं कंप्रेसिबिलिटी वॉल्यूम पे कैसे निर्भर करेगी, तो 5 में 3 आंसर मार्क करते, क्योंकि रिवर्स चाहता है। तो बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी, इन पे क्वेश्चंस देखे जाते हैं, लगातार क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो क्या करें, छोटी छोटी चीजों का ध्यान बनाए रखें, यहाँ से क्वेश्चंस की संभावना रहती है। बल्क मॉडुलस पे 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो काफी महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ इसे। उसके अलावा ये भी याद रखना कि du जो होता है एनर्जी में चेंज, वो हमारा रहता है -P और dV के ऊपर। तो P हमारा यहाँ से जो आ जाएगा वो आ जाएगा -du अपॉन dV, और यहाँ पे पुट करेंगे हम इसे, तो बल्क मॉडुलस हमें यहाँ से मिल जाएगा -V, और यहाँ से dP अपॉन dV रखेंगे और प्लस ये आ जाएगा, तो V del स्क्वायर U अपॉन del V स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला को भी याद रखें, U V के का फंक्शन दे सकता है, बल्क मॉडुलस की डिपेंडेंसी पूछ सकता है। तो सदा साथ आ रहे और छोटी छोटी चीजों को चेक करते जाएं। साथ साथ मैं पहले भी बता चुका हूँ, डेंसिटी के सारे एक्सप्रेशंस कर ले, मैंने एक वीडियो पहले दी थी, उस पर उसको रिवाइज कर लेना, काफी काम की वीडियो है वो, क्योंकि मैंने जो जितनी भी वीडियो डाल रहा हूँ ये सभी ऐसी है कि इनमें से क्वेश्चंस काफी लगने की संभावना रहेगी, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने की। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो कैविटी होता है उसमें फोटोन और क्रिएटेड और एनालिटिक रहते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि जो केमिकल पोटेंशियल है वो जीरो होता है। फोटोन का जो केमिकल पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू ऑलवेज हमें याद रखनी है कि वो सदा जीरो होती है। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो हमारा पूछा जाता है, देख रहा हूँ मैं पेपर में काफी बार क्वेश्चन इस पर देखा जाता है कि जो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होती है ब्लैक बॉडी के द्वारा जो इमिट होती है वो टी की पावर 4 पर निर्भर करती है। तो ई जो होता है यहाँ पे वो फंक्शन होता है ए का, एरिया का, और टी का, टाइम का, और टी की पावर 4 का। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे पूछ लेगा E1 अपॉन E2 की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी यहाँ से A1 अपॉन A2, T1 अपॉन T2, ये टाइम है यहाँ पे, और कैपिटल T1 की पावर 4 अपॉन T2 की पावर 4। इस फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन आ सकता है, कह सकता है कि जो हमारी ब्लैक बॉडी है उसका एरिया इतना है,
टाइम उसका इतने टाइम तक वो एनर्जी रेडिएट कर रही है, टेम्परेचर उसका इतना है। दूसरी का पूछ सकता है कि उसकी एनर्जी क्या होगी, A2 उसका इतना, T2 इतना, टेम्परेचर इतना। तो इनकी दोनों की रेशो भी पूछ सकता है, इन दोनों वैल्यू को दे दे, इनकी A1 और A2 की इन दोनों की रेशो दे दे, या इनके टाइम इक्वल भी दे सकता है, अनइक्वल भी दे सकता है। तो इस वाले एक्सप्रेशंस पे क्वेश्चन करते जाए। इसमें क्वेश्चन जो आ चुका है वो स्फेरिकल ब्लैक बॉडी का आ चुका है, और मैं आगे के लिए आपको बात करना चाहूंगा सिलेंडर पे तैयार है, सिलेंडर पे आ सकता है क्वेश्चन, सिलेंड्रिकल ब्लैक बॉडी। तो वहां पे एरिया को याद रखना कि वहां पे जो एरिया लेंगे हम वो 2πrl होगा, r रेडियस और l लेंथ सिलेंडर की और a एरिया। तो इसमें कंसेप्ट पर बेस आ चुका है। स्फेरिकल में तो हमने एरिया को जो लिया था वो 4πr² लेंगे, और यहाँ पे एरिया को 2πr लेंगे। इस पे एक दो क्वेश्चन जरूर लगा दें, यहाँ से क्वेश्चंस की मुझे उम्मीद है जब भी आएगा क्वेश्चन जल्दी ही आएगा इस पे बेस क्वेश्चन, क्योंकि स्फेरिकल पे पूछा गया था तो मैं तभी सोच रहा था कि सिलेंडर पे आ सकता है, रेशो पे आ सकता है, टेम्परेचर दे सकता है, टाइम बता सकता है, इक्वल भी कर सकता है, एरिया इक्वल कर सकता है, कुछ भी क्वेश्चन इस पैटर्न पे आ सकता है। तो आप इसके लिए तैयार रहें, और स्मार्ट तैयारी करने का मतलब ये होता है कि आप पहले से तैयार रहें। इसमें याद रखिए कि जो होल कोफिशिएंट होता है, इस पैटर्न का क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, होल कोफिशिएंट जो होता है वो 1/n होता है, n यहाँ पे चार्ज कैरियर होते हैं। तो फ्री जो हमारी फर्मी एनर्जी होती है वो हमारी रहती है h²/2m और 3n/3 डायमेंशन में ले रहा हूँ, ये 3D का क्वेश्चन है, 8π⁵ तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ EF की पावर 3/2 जो होगा वो n के प्रोपोर्शनल होगा, n/b का मतलब होगा स्मॉल n। तो n की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई, तो RH जो आ जाएगा वो यहाँ पे हमारा जो डिपेंडेंसी के तौर पर आ जाएगा, वो फर्मी एनर्जी की पावर -3/2 पर डिपेंडेंसी आएगी। इस तरीका का क्वेश्चन पेपर में मैं देख रहा हूँ पूछा जा चुका है इस पैटर्न पे क्वेश्चंस। तो इस तरीका के क्वेश्चनों पर ध्यान रखें। उसके अलावा ये तो सदा ही महत्वपूर्ण रहता है, इसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा रिवीजन के प्रोस्पेक्ट्स में भी, और मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन तैयार किया होगा। नहीं किया है तो इसे कर ले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस की उम्मीद है। फर्मी एनर्जी में भी मैं बताना चाहूंगा कुछ, इसमें भी फर्मी एनर्जी में भी कुछ चीजों को रिवाइज कराऊंगा अभी। तो इसको फर्मी एनर्जी को मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के चलता हूँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। कुछ इसके ट्रिक्स भी दूंगा, और मैं लगातार वीडियो में डाल रहा हूँ फर्मी एनर्जी पे, लगातार कह रहा हूँ कि इसको बहुत सीरियस लेना क्वेश्चंस को, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है उसे बता दूं कहां से क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है ऑलवेज, π²/2 kT/EF × R। इस पे याद रखें, पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एनर्जी अगर कहता है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक के कारण एनर्जी वो टेम्परेचर पर कैसे निर्भर करती है, तो T² पर निर्भर करेगी और थर्मी एनर्जी पे इन्वर्सली निर्भर करेगी, क्योंकि इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे डेली/dt का तो यहाँ आ जाएंगे। तो एनर्जी का पूछ सकता है, तो इसमें सावधानी बरतना, T² पे लगाना, और अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहे तो फर्मी एनर्जी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है एनर्जी जो हमारे इलेक्ट्रॉन कैरी ऑन करते हैं टेम्परेचर के कारण, ये ध्यान रखें। तो इसमें क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे गए हैं कि जैसे हमारा Cv1/Cv2 दो मेटल्स अलग अलग देगा, उनके लिए दोनों की स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट की रेशो पूछ लेगा, और इसका फॉर्मूला यूज करा लेगा T1/EF1 × EF2/T2। मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, पहले भी कई बार वीडियो में कहा कि इस पर फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। साथ साथ ये भी याद रखें कि लो टेम्परेचर के ऊपर जो Cv होता है मेटल के लिए, वो इलेक्ट्रॉनिक भी साथ लेते हैं, और एक हमारा लीकेज का कंट्रीब्यूशन होता है। लो टेम्परेचर पे अगर हम लेके चले तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो टर्म है इसे हम लिख सकते हैं 80, अगर टेम्परेचर की डिपेंडेंसी के तौर पर देखें, प्लस ये लो टेम्परेचर पर रहता है BT2। ये जो फॉर्मूला है ये तो लगता है हमारा मेटल्स पर, और अगर ये कहता है जो नॉन मेटल्स के लिए कहता है या इंसुलेटर्स के लिए देता है, तो इस टर्म को हटा दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशंस जो होता है इंसुलेटर में वो नहीं रहता, तो BT3 लगाना है। तो इस पे क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं इस कंसेप्ट पे, यहाँ से क्वेश्चंस की पूरी उम्मीद रहती है आने की, तो मैंने डिस्कस करना उचित समझा। उसके अलावा ये भी याद रखना कि एनर्जी जो होती है लो टेम्परेचर पे जो रहती है लेकिस के लिए, वो T⁴ डिवाई टेम्परेचर या हमारी डिवाई फ्रीक्वेंसी की पावर क्यूब पर निर्भर करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ Cv को याद रखें कि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो T³
डिवाइड टेम्परेचर की पावर क्यूब पे या डिवाइड फ्रीक्वेंसी की पावर क्यूब पे निर्भर करेगा। डिवाइड टेम्परेचर और डिवाइड फ्रीक्वेंसी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, तो इन कंसेप्टों पे तो बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा है, इस पर जरूर क्वेश्चन करके जाना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फर्मी एनर्जी में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें मैं रिवाइज कराना चाहूंगा कि फर्मी एनर्जी जो होती है वो उसका फॉर्मूला एक ही होता है, EF इक्वल टू KT। जैसे क्या कहेगा, केवी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, फर्मी एनर्जी देगा, फर्मी टेम्परेचर पूछ लेगा, तो ये फॉर्मूला यूज कर देना। अगर फर्मी वेलोसिटी पूछता है, कि एक बार क्वेश्चन इस पर पूछा है कि आप बताएं कि 3 डायमेंशंस के लिए फर्मी एनर्जी, तो बताई नहीं थी, पूछा था फर्मी वेलोसिटी बताएं कैसे निर्भर करेगी डेंसिटी पे। तो इसमें EF को क्या लिखते हैं, हाफ m VF स्क्वायर लिखते हैं, और इसको लिखते हैं h स्क्वायर अपॉन 2m और 3n अपॉन 8 पाई v की पावर 2/3, ये ले लें। और उसके बाद क्या करें, यहाँ से VF स्क्वायर जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा रो की पावर 2/3, और VF जो होगा वो सिंपली आ जाएगा n अपॉन v की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल। तो ये क्वेश्चन आ चुका है गेट में, ये आया हुआ क्वेश्चन है। इस पे क्वेश्चंस जो है मैं इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर ही रहा था, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है गेट का। इन दोनों फॉर्मूलों पर बेस क्वेश्चन आप देखेंगे, वो भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इस बेस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। याद रखें कि मैं लगातार बताता रहा हूँ कि एवरेज एनर्जी और फर्मी एनर्जी जो होती है 1D के लिए, एवरेज एनर्जी जो होती है वो EF/3 होती है, और 2 डायमेंशंस के लिए AF/2 होती है एवरेज एनर्जी, और 3 डायमेंशंस के लिए 3/5 EF होती है। तीनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, लगातार क्वेश्चंस इन पर पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चंस जो मैं कहूंगा, हालांकि इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर रहा हूं, अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं आगे डिस्कस करूंगा। एक टॉपिक है हमारा एंट्रोपी। एंट्रोपी को तो पूरा ही कवर कर लें। अगर आप देखेंगे पेपरों का एनालिसिस देखेंगे तो आप देखेंगे कि एंट्रोपी पे क्वेश्चनों की भरमार है, लगातार क्वेश्चंस इस पर देखे जाते हैं, पूछे जाते हैं। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं इसमें बताना चाहूंगा वो भी ध्यान दें, कुछ महत्वपूर्ण चीजें। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में तो सदा ही याद रखें कि जितने भी एनर्जी, जो हमारा कोई भी एनर्जी एक्सप्रेशन जो होता है उसमें जितनी भी टर्म्स होती हैं, स्क्वायर टर्म्स होती हैं, उनके सबके साथ एनर्जी हाफ KT होती है। तो ये भी याद रखें। जैसे हमारा 1 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर में कहता है, तो वहां पे जो होती है px²/2m तो होती है काइनेटिक एनर्जी, और हाफ kx² होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो वहां पे एनर्जी पूछता है तो KT लगाएं 1 डायमेंशन में क्लासिकली, और अगर पूछता है n है, n हार्मोनिक ऑसिलेटर है, 1 डायमेंशन में है, तो n KT आंसर कर दें। अगर 2 डायमेंशंस में कहता है n हार्मोनिक ऑसिलेटर रहता है तो 2n KT आंसर होगा, और 3 डायमेंशंस में अगर कहता है तो 3n KT होगा, अगर n हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ठीक है, ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का एप्लीकेशंस है। जो हमारा आइडियल गैस होती है उसमें 3 जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो वहां पे जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उसके कारण जो होती है एनर्जी वो 3/2 KT होती है, और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेते हैं तो 3/2 n KT होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, लगातार क्वेश्चंस देख रहा हूं मैं, इसलिए मैं पेपर एनालिसिस से सब चीजें ले रहा हूं और आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। और पार्शियल फंक्शन को तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाना है, लगातार क्वेश्चन आता है पार्शियल फंक्शन पे। साथ साथ मैंने क्या देखा, इस पे क्वेश्चन बहुत देखे जाते हैं इस पैटर्न पे, कार्नोट हीट इंजन पे। तो कार्नोट हीट इंजन का तो Q1/Q2 = T1/T2 पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से हीट पैरामीटर देगा, चौथा पूछ लेगा। Q1 हम सब जानते हैं कि जो हीट सोर्स देता है, Q2 जो सिंक को मिलती है, T1 टेम्परेचर है सोर्स का, T2 सिंक का है। W जो वर्जन का फॉर्मूला होता है वो हमारा Q1 - Q2 होता है, और एफिशिएंसी जो होती है वो W/Q1 होती है। तो ये एक्सप्रेशंस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 - Q2/Q1 = 1 - T2/T1। इस पर तो पूछा ही जाता है, इसको रिवाइज करते जाए। इस पर 2-4 क्वेश्चन मैंने देखे, लगातार पूछे ही जाते रहते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने देखो कुछ क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए हैं, तो उन्हें मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि जो कंसेप्ट मैंने डिस्कस कर दिए हैं ऑलरेडी, उनमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें यहाँ पे ना डिस्कस करूँ, क्योंकि जो मेरी वीडियो है उसमें मेरी कोशिश ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर भी हो जाए, और जो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें डिस्कस हो जाए जो आती हैं और आपको पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन पर पूछा जाता है, प्रोसेस देता है और हमसे कहता है कि जो हमारा जो पैरामीटर है वो कौन से गए, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, कौन सा हमारा सेकंड ऑर्डर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं इसकी भी बताई दे रहा हूँ आपको, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर ब्रीफ में डिस्कस करने दे रहा हूँ।
जो हमारा जब लेटेंट हीट की वैल्यू फाइनाइट होती है वो सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर होती है, जहां लेटेंट हीट की वैल्यू 0 होती है वो सब हमारी सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होते हैं। लेटेंट हीट का मतलब अगर हम आइस को वाटर बनाना चाहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हमें अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी पर ग्राम 80 कैलोरी। तो लेटेंट हीट सप्लाई करनी पड़ रही है तो वहां पे हमारा फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन हो गया। जब हम गैस को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमारा वाटर है उसे गैस में बदलेंगे तो वहां पर हमें 540 कैलोरी 1 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए देनी पड़ेगी, तो वो हमारी कहलाती है वहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पे दोनों ही केस एक ऐसे फर्स्ट ऑर्डर के हैं। सेकंड ऑर्डर के फेज ट्रांजिशंस जनरली ज्यादातर जो ट्रांजिशंस होते हैं वो सेकंड ऑर्डर ही होते हैं, केवल ये स्टेट परिवर्तन वाले जहां लेटेंट हीट हमें देनी पड़ रही है। तो सेकंड ऑर्डर के जो केस हैं उनमें हम देखेंगे एक हमारा हो जाएगा फेरो से पैरा में बदलना, लिक्विड हीलियम फर्स्ट का लिक्विड हीलियम सेकंड में बदलना, सुपर कंडक्टिंग स्टेट, और ये जितनी भी स्टेट परिवर्तन हमारी होती हैं फेरो से पैरा में, पैरा से डाई में, ये सब हमारे किस में जाते हैं सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस में। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मेरे सामने है, इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। डायमेंशंस में याद रखें और एक चीज भी याद रखना कि मेन प्रॉपर्टी भी याद कर लेना। डायमेंशंस पे क्वेश्चन देखा है मैंने, एक इस डायमेंशन कंसेप्ट को समझा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन पूछा है कि 10 हमारे पास है रिजिड डाई एटॉमिक जो है क्या मॉलिक्यूल, और पूछा है कि जो है हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें बतानी है कितनी है। तो डाई एटॉमिक की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है बच्चों वो याद रखें कि इसकी DOF जो होती है वो हमारी 5 होती है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है हमारी, और जो फेज स्पेस होता है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो जनरल डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी ट्वाइस होती है, क्योंकि पोजीशन और मोमेंटम जो होते हैं वो दोनों स्पेस उसमें हम कवर करते हैं। तो फेज स्पेस में क्योंकि पूछा है इसमें जो क्वेश्चन है फेज स्पेस का है, तो उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा फेज स्पेस का, कि जो हमारा फेज स्पेस के अंदर जो जनरल डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी ट्वाइस कर देते हैं, कि 3 हमारी उसमें भी हम देखते हैं 6 डायमेंशनल स्पेस में 3 पोजीशन के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट होते हैं और 3 मोमेंटम के, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पे, और क्योंकि 10 विजिटो वो है तो 10 × 10 कर देंगे, जो हमारा आंसर है ओवरऑल वो हमारा बन के आ जाएगा 100। तो इस तरीका से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आया हुआ है, इस तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। लगातार क्वेश्चन इस पर देखे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन इस पर ऐसे मैं देख रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। रोटेशनल पार्टिशन फंक्शन जो होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल का वो 2i kBT/h² होता है, वो भी याद रखें। साथ साथ ये भी याद रखें कि लैम्डा की जो वैल्यू है मीन फ्री पाथ उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखें। 1/√2πd² है, एक तो ये फॉर्मूला होता है मीन फ्री पाथ का, d डायमीटर है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है पर यूनिट वॉल्यूम, और ये एक फॉर्मूला इसका रहता है kT/√2πpd²। T टेम्परेचर है, T प्रेशर है, d डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन में याद रखें कि d जो होता है वो T⁵2/P इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारे सारे फॉर्मूले हमारे महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है लगातार। तो यहाँ क्या है कि जो हम इनमें क्वेश्चन देख रहे हैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसे थे जो लगातार पूछे जाते हैं, तो मैंने ज्यादातर कोशिश की है उन्हें कवर कराने की। जैसे कहता है कि टेम्परेचर हमारा कर दिया जाता है T से 40 और प्रेशर कर दिया जाता है P से 2P, और कहता है कि बताएं कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे 4⁵ हम करेंगे तो 8 टाइम्स हो जाएगा, और प्रेशर को 2P करने से जो होगा वो 8/2 हम कर देंगे तो 4 टाइम्स इसमें इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इस तरीका से पूछता है। कई बार ये पूछता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए इससे बढ़ जाएगी। प्रेशर के बढ़ाने पर डिफ्यूजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घट जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मैंने देखा है, इस पर पूछा गया था प्रेशर को हमने कर दिया गया 1.5, यहाँ पर बढ़ाया था 1.5 टाइम्स कर दिया गया, टेम्परेचर को 0.7 टाइम्स कर दिया गया, पूछा मीन फ्री पाथ को बता दें। तो जैसे इसको 0.75 कर रहे हैं और इसको हम बढ़ा रहे हैं कितना बच्चों, देखें इसको 1.5 टाइम्स बढ़ाया है, तो यहाँ पे देखिए तो ये वैल्यू जो होगी वो 1/2 फैक्टर आ जाएगा, तो आधा रह जाएगा पहले के मुकाबले। तो इस तरीका का क्वेश्चन देखा जा रहा है इसमें जो मैं देख रहा हूँ। उसके अलावा ये भी याद रखें कि 2 पार्टिकल्स जब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जब उनके बीच का सेपरेशन डी ब्रॉगली वेवलेंथ के मुकाबले जो है ज्यादा होता है, और अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमारी जो सेपरेशन है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ से कम होता है तो इनडिस्ट्रीब्यूसेबल होते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें मैं डिस्कस कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको दिशा भी देगी और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं इसमें रिवाइज भी कर पाया हूँ। पेपर मेरे सामने इसलिए था क्योंकि मैं पेपर को ही आधार बना के आपका रिवीजन चाहता हूँ कराना, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उसी के आसपास की चीजें।
तो इसी तरीका से तैयारी करें, लास्ट मिनट पे तेजी के साथ में चीजों को कवर कर जाए, और जो अल्टीमेट काम हुई तैयारी आती है जो आपने पहले की है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देती है ऐसी वीडियो जब आप चीजों को देखते हैं कि इनमें से कौन सी चीज हमें याद है, कौन सी नहीं है। जो याद नहीं है उन्हें याद कर लें, बिल्कुल भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट मिनट पर आप जो है सकारात्मक रहें और कोशिश करें कि जो हमने तैयारी की है वो ज्यादातर चीजें कवर हो जाए। रात को साउंड नींद लें और पूरा समय ज्यादा से ज्यादा बुकों पर गुजारें। शुभकामनाओं सहित मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।